नमस्कार दोस्तों। आगामी 16 से 20 फरवरी के बीच में भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। ये पहला ऐसा मौका है जब ग्लोबल एआई गवर्नेंस पे कोई भी ऐसा शिखर सम्मेलन आप देखें कि ग्लोबल साउथ में आयोजित हो रहा है। ये सम्मेलन जो है वो पहले जितने भी सम्मेलन हुए हैं जो एआई सेफ्टी पे फोकस कर रहे थे, उसके मुकाबले ये सम्मेलन एआई इम्पैक्ट पर केंद्रित है। तो इस वजह से ये जो सम्मेलन है वो एआई गवर्नेंस की दिशा में, एआई का किस तरीके से पूरे विश्व में आगामी इस्तेमाल होने वाला है उसकी दिशा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में बात करेंगे कि कैसे भारत के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, कैसे ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है, वो आने वाले वर्षों में भारत के एआई डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी तक जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं, उन सभी में एआई से क्या-क्या खतरा ह्यूमैनिटी को है, इस बात पे चर्चा की गई थी। तो एआई को रेगुलेट करने के लिए कई सारे कठोर नियम बनाने की बात की गई थी। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि जो तुरंत लागू होने वाले कठोर नियम हैं, उनकी बजाय किस तरीके से एआई के संदर्भ में एक व्यावहारिक और एक दीर्घकालिक नीति जो तैयार की जाए, इस बात पे चर्चा करना इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। साथ ही साथ एआई नीति को समावेशी विकास से, सतत विकास से और सामाजिक कल्याण से जोड़ना भी इस एआई शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। और विकासशील देशों की जो भी वास्तविक समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के दिशा में कोई काम हो, चाहे वो तकनीकी प्रगति हो, इन सभी जो वास्तविक समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु किस तरीके से एआई का उपयोग किया जा सकता है, इन तीन उद्देश्यों के मद्देनजर ये जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया जा रहा है। अगर हम दुनिया भर में इस एआई सम्मेलन के विकास की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार 2026 में भारत में ये आयोजित हो रहा है। 2023 में सबसे पहले आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा, ब्लेचली पार्क में एआई सुरक्षा सम्मेलन को आयोजित किया गया था और इस सुरक्षा सम्मेलन का मुख्य फोकस था कि जो एआई से उत्पन्न अत्यंत गंभीर और विनाशकारी जोखिम है, उसकी पहचान की जाए और इन जोखिम पर किस तरीके से नियंत्रण लगाया जा सकता है, इस बात पे फोकस किया जाए। फिर उसके बाद 2024 में आप देखें दक्षिण कोरिया में कि उसकी जो राजधानी है सियोल, वहाँ पे आपको एआई सम्मेलन देखने को मिला। इसमें जो भी पहले एआई के सम्मेलन से उनका जो दृष्टिकोण था कि जोखिम की पहचान की जाए कि एआई से क्या-क्या खतरा है और उस खतरे को नियंत्रण करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाए, उसका उस फोकस का विस्तार करके आप देखें तो 2024 में नवाचार और समावेशन के लिए किस तरीके से हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात तक विस्तारित किया गया। फिर 2025 में फ्रांस में पेरिस एआई कार्यवाही सम्मेलन को आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था कि नीतियों का क्रियान्वयन जो है उसमें किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जाए और आर्थिक अवसरों के लिए किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जाए। और हाल ही में आप देखेंगे 2026 में 16 से लेके 20 फरवरी के बीच में भारत में एआई सम्मेलन आयोजित होगा, जिसका फोकस अब है कि एआई का व्यावहारिक उपयोग किस तरीके से किया जाए और विकासोन्मुख दृष्टिकोण को अपनाते हुए एआई का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। साथ ही साथ जो वैश्विक दक्षिण है, जो ग्लोबल साउथ है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाए। तो अगर आप इन सारे सम्मेलनों की प्रवृत्ति में देखें, चाहे वो 2023 का हो, 2024 का हो, 2025 का हो, 2026 का हो, इन 4 सम्मेलनों में आपको एक स्पष्ट प्रवृत्ति नज़र आएगी। सबसे पहले सम्मेलन में सुरक्षा पे जोर दिया गया, फिर सुरक्षा के साथ-साथ इस दूसरे सम्मेलन में नवाचार को भी शामिल किया गया, फिर उसके बाद नीतियों के क्रियान्वयन में भी तीसरे सम्मेलन को शामिल किया गया और फिर चौथे सम्मेलन में आप देखें तो एआई का क्या-क्या सामाजिक प्रभाव है, इसको शामिल करने की बात की जाएगी। तो इस तरीके से जो वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है, उनका विस्तार हम देखते हैं कि हुआ है। अब भारत का इसके संबंध में एक बहुत ही विशिष्ट दृष्टिकोण है, क्योंकि भारत का मूल मंत्र ही है पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। यानी भारत अपने देश के लोगों का भी ख्याल रखेगा, प्लैनेट का भी ख्याल रखेगा और इन सब का ख्याल रखते हुए प्रोग्रेस करेगा। तो भारत जो है वो एआई को केवल नियंत्रण या जोखिम तक सीमित नहीं रख रहा है, क्योंकि भारत अपने देश में बहुत सारी समस्याएं जैसे गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी, इन सब समस्याओं के समाधान के रूप में भी एआई को देख रहा है। तो इस तरीके से ये जो शिखर सम्मेलन है आने वाले उसमें आप देखें तो भारत की दोहरी भूमिका स्पष्ट होगी। एक तो भारत एक उभरती हुई एआई शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा और दूसरा भारत वैश्विक दक्षिण की प्रतिनिधि आवाज भी बन पाएगा, क्योंकि पहला ऐसा मौका है जब एआई का शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में हो रहा है।
तो दोस्तों, अगर हम इस 2026 में आने वाले शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, तो इसका सबसे पहला महत्व तो ये है कि इसका आकार बहुत बड़ा है। जो हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा वैश्विक एआई सम्मेलन होगा। साथ ही साथ इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों की भागीदारी होगी, 15 से 20 राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख आएँगे, 50 से ज़्यादा इसमें मंत्री शामिल होंगे और 40 से ज़्यादा जो प्रमुख उद्योग हैं, उनके चीफ, उनके हेड आपको देखने को मिलेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे और फिर उसके बाद वो जितने राष्ट्राध्यक्ष आएँगे, उनके लिए भोज का आयोजन करेंगे और फिर जो उद्योग प्रमुख हैं, उनकी गोलमेज बैठक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो ये जो सम्मेलन है दोस्तों, ये एक बहुहितधारक भागीदारी है, क्योंकि इसमें ना केवल सरकार बल्कि बड़े-बड़े प्रमुख उद्योग, शोध संस्थान, नागरिक समाज, माफ कीजिएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सभी शामिल हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि जो एआई गवर्नेंस है, उसमें अब सामूहिक सहभागिता हो रही है। साथ ही साथ इस 2026 के सम्मेलन का मुख्य विषय होगा एआई का रोजगार पर प्रभाव। साथ ही साथ एआई प्रणालियों में विश्वास और सुरक्षा को किस तरीके से बनाया जा सकता है ये, और अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य है, उद्योग है, प्रशासन है, इन सब क्षेत्रों में एआई का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारे इसके मुख्य विषय के तौर पे इस सम्मेलन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम भारत के एआई मिशन और स्वदेशी मॉडल की बात करें, तो भारत का एआई मिशन लगभग 10,370 करोड़ का है और स्वदेशी मॉडल की बात करें तो भारत अपनी देश के भाषा आधारित एआई मॉडल को बना रहा है और लघु एआई मॉडल भी बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्वदेशी मॉडल को अपना के भारत एआई के संदर्भ में जो तकनीकी आत्मनिर्भरता है, उसकी दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इस सम्मेलन में 500 से ज़्यादा नए एआई आधारित नवाचार संस्थान शामिल हो रहे हैं। इस आप देखें समिट में आपको 500 से ज़्यादा सेशंस देखने को मिलेंगे और अलग-अलग सेशंस में अलग-अलग एआई के एस्पेक्ट पे चर्चा होगी। तो ये जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है, ये अभी तक का सबसे बड़ा वैश्विक एआई पे शिखर सम्मेलन ऐसा माना जा रहा है। अब इस शिखर सम्मेलन में चीन की भागीदारी भी होगी, ऐसा भारत के द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि भारत ने चीन को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। तो चीन से जो भी प्रतिनिधिमंडल आने वाले हैं, उनकी संभावित भागीदारी की संभावना है। और इसका कारण ये है कि अभी हाल के कुछ वर्षों में भारत और चीन के संबंधों में हमें सुधार के संकेत देखने को मिले हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में 5 वर्षों के बाद प्रत्यक्ष हवाई सेवाएं शुरू हुई। साथ ही साथ भारतीय वाहन उद्योग के लिए जो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स हैं, उनकी आपूर्ति में भी चीन के द्वारा ढील दे दी गई। साथ ही साथ इससे पहले के जितने शिखर सम्मेलन ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में हुए हैं, उसमें भी चीन ने भागीदारी की थी। इसलिए भी चीन भारत में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी अपनाएगा, ऐसा माना जा रहा है। अब देखिए, सम्मेलन का स्वरूप ये इस तरीके से होता है कि देखिए, ये कोई औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो जो भी आयोजनकर्ता देश होता है, उसके पास इस बात का अधिकार होता है कि वो किस-किस देश को आमंत्रण भेजेगा और इसी अधिकार के तहत भारत ने अभी चीन को आमंत्रण भेजा है और चीन के द्वारा भी इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी की उम्मीद लगाई जा रही है। अब दोस्तों, भारत में जो एआई है, उससे संबंधित कई सारी प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं। हालाँकि ये बहुत अच्छी बात है कि भारत 2026 में इस वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन को आयोजित कर रहा है, लेकिन भारत को अपने देश के अंदर जो प्रमुख चुनौतियाँ पहले से उत्पन्न हो रही हैं, पहले से उपलब्ध हैं, इन चुनौतियों को पार पाना होगा, ताकि जो एआई है, उसका भारत पूरा से पूरा लाभ उठा सके। साथ ही साथ एआई से जो उत्पन्न जोखिम है, उसका नियंत्रण भी भारत अच्छे से कर सके। सबसे पहली चुनौती तो भारत में उच्च स्तरीय तकनीकी उपकरणों की कमी की है। दरअसल भारत में एआई के लिए जो भी आवश्यक उपकरण चाहिए, जैसे चिप चाहिए, ग्राफिक्स प्रोसेसर चाहिए, सर्वर चाहिए, अब इन सब का पर्याप्त घरेलू उत्पादन हमारे देश के अंदर नहीं होता है। इस वजह से हमें विदेशी आपूर्ति पर इन सारे उपकरणों के लिए निर्भर रहना पड़ता है, जिससे हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है और अगर किसी देश के द्वारा इस आपूर्ति में कोई भी प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो हमारे देश में जो एआई का विकास है, वो बाधित हो जाएगा। तो पहली चुनौती तो उच्च स्तरीय तकनीकी उपकरणों की कमी की है। दूसरी चुनौती है कि हमारी जो विदेशी तकनीक पर निर्भरता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एआई अवसंरचना के विकास के लिए भारत को दूसरे देशों पे, जैसे अमेरिका हो गया, फिर यूरोप हो गया, इन सब देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि अभी भी भारत स्वतंत्र रूप से अपनी एआई ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो हमें अपने देश में इन सारी एआई ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए जो भी अवसंरचना है, उसका निर्माण खुद के स्तर से करनी पड़ेगी, तभी जाके हम अपने देश में जो एआई है, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँगे। एक और चुनौती
हमारे देश में है सीमित घरेलू डेटा अवसंरचना की, क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर डेटा केंद्रों की उपलब्धता अभी भी अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है। इस वजह से सरकार को विदेशी कंपनियों को कर प्रोत्साहन देना पड़ता है ताकि वो हमारे देश में आए और हमारे देश में अलग-अलग डेटा केंद्र स्थापित करें, है ना? तो इससे होता क्या है कि जब विदेशी कंपनियाँ हमारे देश में आके डेटा केंद्र स्थापित करेंगी, तो उनको काफ़ी बड़ी मात्रा में कर छूट देना पड़ता है, तो इससे हमें थोड़ा-सा आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा एआई क्षेत्र में जो वित्तीय संसाधन हैं, हमारे देश में उसकी भी सीमाएँ हैं। भारत एआई मिशन के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर सहायता के लिए बजटीय प्रावधान है, उसमें कमी की वजह से हमारे देश के अंदर शोध, नवाचार और जो स्टार्टअप गतिविधियाँ हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। और साथ ही साथ एआई अवसंरचना के विकास के लिए, एआई के ठीक से विकास के लिए अत्यधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो एआई आधारित जो भी डेटा केंद्र हैं, अगर हम उनको बड़ी मात्रा में अपने यहाँ पे स्थापित करते हैं, तो उससे बड़ी मात्रा में विद्युत आपूर्ति की भी ज़रूरत होती है। और भारत में ऊर्जा संसाधनों पर पहले से ही बहुत ज़्यादा दबाव है, तो इस वजह से ये जो दबाव है, ये एआई विस्तार में गंभीर बाधा बनता जा रहा है। तो ये कई सारी चुनौतियाँ हैं, जिन चुनौतियों से भारत को पार पाना होगा, तभी जाके इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का पूरा लाभ भारत उठा सकेगा। तो दोस्तों, अंततः हम ये कह सकते हैं कि एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 भारत को वैश्विक एआई नीति निर्धारक के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है और ये सम्मेलन इस बात को स्पष्ट करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य केवल इसके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि मानव कल्याण और समावेशी विकास के लिए इसके इस्तेमाल में निहित है। तो दोस्तों, अगर आपने ये सेशन ध्यान से सुना है, तो आप इस मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख के मेरे यूपीएससी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नियमन केंद्रित दृष्टिकोण से हटाकर मानव केंद्रित और विकासोन्मुख एआई शासन की ओर संकेत करती है। इस कथन की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे मैं जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाता हूँ, उन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इस पीडीएफ के थ्रू आप अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स का रिविजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।